आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी एंड तक जुड़े रहना और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो 30 क्वेश्चनों की होने वाली है और आपको 30 में से बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके सामने वो है, झुंझुनू के संस्थापक कौन थे। क्या है पहला प्रश्न, वो है झुंझुनू के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर एक है बदन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राव अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद खान। तो इनमें से कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मोहम्मद खान। यानी झुंझुनू के संस्थापक कौन थे, तो वो मोहम्मद खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान का जलवायु क्षेत्र है उसको सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है 5 भागों में, ऑप्शन नंबर बी है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर 3 है 6 भागों में, ऑप्शन नंबर डी है 3 भागों में। तो राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है और वह है, राज्य का आद्र जिला कौन सा कहलाता है। यानी कि राजस्थान का आद्र जिला कौन सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का आद्र जिला कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है झालावाड़। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का आद्र जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वह है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। क्या पूछ रहा है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 18 फरवरी 2008 को, ऑप्शन नंबर बी है 18 फरवरी 2009 को, ऑप्शन नंबर सी है 18 फरवरी 2010 को, ऑप्शन नंबर डी है 28 दिसंबर 2009 को। तो राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई थी 18 फरवरी 2010 को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 18 फरवरी 2010। आपको याद रखना है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा 18 फरवरी 2010 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है। क्या पूछ रहा है कि जो वस्त्र निर्यातक नगर है उसका दर्जा किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा को, ऑप्शन नंबर बी है ब्यावर को, ऑप्शन नंबर सी है कोटा को, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर को। तो इन चारों में से वस्त्र निर्यातक का दर्जा किसे दिया गया है, तो दिया गया है भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए जो आपको अपने डेस्क पर दिखाई दे रहा है वो उसका राइट आंसर होगा। यानी वस्त्र निर्यातक का दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है और वो है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। यानी कि जो घड़ियाल है उनको संरक्षित करने के लिए कौन से अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जैसमंद अभ्यारण्य का, ऑप्शन नंबर बी है बंद बारेठा अभ्यारण्य का, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का, ऑप्शन नंबर डी है जवाहर सागर वन्य अभ्यारण्य का। तो इसमें से किसका निर्माण किया गया है, तो किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने वो है, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन का नाम क्या है। यानी कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा महिला है उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती तारा भंडारी, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती कमला, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती वसुंधरा राजे। तो राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी श्रीमती सुमित्रा सिंह। यानी कि जो श्रीमती सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वैसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है टोंक में, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। तो कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, तो वो करती है जैसलमेर में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जैसलमेर में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, वो होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर है। यानी कि राजस्थान की जो सर्वाधिक या सबसे पुरानी जो पद्मा डेयरी है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है अलवर में। तो पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है, तो वो अजमेर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि राजस्थान की सबसे पुरानी पद्मा डेयरी अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के लौह पुरुष किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनलाल सुखाड़िया को, ऑप्शन नंबर बी है माणिक्यलाल वर्मा को,
ऑप्शन नंबर सी है दामोदर लाल व्यास को। ऑप्शन नंबर डी है जय नारायण व्यास को। तो राजस्थान के जो लौह पुरुष माने जाते हैं वो है दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है, यानी कि राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में दामोदर लाल व्यास को जाना जाता है। इसमें बताना आपको कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे स्तर से भी ऊंचा है। ये राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके पास की नदी के पेटे से ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए है पाली। ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़ जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी है टोंक। ऑप्शन नंबर डी है बालोतरा, यानी कि जो बालोतरा जो बाड़मेर में स्थित है उसका जो धरातल है वह उसके पास वाली नदी के पेटे से भी ऊंचा हो जाएगा। पास वाली नदी कौन सी है, तो वो लूणी नदी हो जाएगी। कन्हैयालाल सेठिया की कृति का क्या नाम है। क्या पूछ रहा है कि जो कन्हैयालाल सेठिया है उसकी कृति का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है धरती धोरारी। ऑप्शन नंबर बी है रामू चनानी। ऑप्शन नंबर सी है गंगाजीरा दूहा। ऑप्शन नंबर डी है गंगा लहरी। तो कन्हैयालाल सेठिया का कृति का क्या नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा धरती दोरारी, यानी कि जो धरती दोरारी है वो किसकी कृति हो जाएगी, तो हो जाएगी कन्हैयालाल सेठिया की। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है, यानी कि जो सारंग संगीत है राजस्थान की आर्ट एवं कल्चर का महत्वपूर्ण संगीत वो किस समय पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रातः काल को। ऑप्शन नंबर बी है दोपहर काल को। ऑप्शन नंबर सी है संध्या काल को। ऑप्शन नंबर डी है रात्रि काल को। तो मैं आपको बता दूं कि जो सारंग संगीत है वो कब गाया जाता है, तो वो दोपहर के काल में गाया जाता है, यानी कि सारंग संगीत दोपहर के काल में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो है राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था, यानी कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था। अब कब करवाया था ये आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1692 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1031 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1648 ईस्वी में। क्या पूछ रहा है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा कब करवाया गया था, तो वो 1680 में करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा 1680 ईस्वी में करवाया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वो है नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतया क्या कहा जाता है, कि नाथद्वारा की जो शैली है उसकी पेंटिंग्स को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पिछवाई। ऑप्शन नंबर बी है लहरिया। ऑप्शन नंबर सी है बनीठनी। ऑप्शन नंबर डी है रसमाला। तो क्या कहा जाता है, तो पिछवाई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथद्वारा की जो पेंटिंग होती है उसको पिछवाई के नाम से जाना जाता है। इसमें बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। क्या बताना आप सभी को कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है गुजर प्रतिहार के काल में। ऑप्शन नंबर बी है मिहिर भोज के काल में। ऑप्शन नंबर सी है राज सिंह के काल में। ऑप्शन नंबर डी है राजा भोज के काल में। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुजर प्रतिहार है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजर प्रतिहार काल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए गुजर प्रतिहार। इसमें सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि बेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है। लास्ट में ये भी 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। अभी आप सभी को बताना है कि जो बेली कृष्ण रुक्मणी री है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज। ऑप्शन नंबर बी है श्री ईश्वरदास। ऑप्शन नंबर सी है प्रताप सिंह महाराज। ऑप्शन नंबर डी है बांकीदास। तो बेली कृष्ण रुक्मणी री रचयिता कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे पृथ्वीराज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है, तो वो पृथ्वीराज इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है। क्या प्रश्न पूछना है आपको कि जो आदिवासियों का कुंभ है वो कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी है प्रतापगढ़ में। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है। तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये डूंगरपुर जिले में लग जाएगा, यानी कि आदिवासियों का जो कुंभ है वो डूंगरपुर जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि किसने 1950 से 51 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है मोटमोरी वहीलर। ऑप्शन नंबर बी है ए घोष। ऑप्शन नंबर सी है जेपी जोशी। ऑप्शन नंबर डी है आर डी बनर्जी। आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो होगा आर डी बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी के द्वारा 1950 से 51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिख रहा है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है और वो है बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। क्या बताना आप सभी बच्चों को कमेंट करके कि बनास संस्कृति है वो किस स्थल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बेरार से। ऑप्शन नंबर बी है
कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी है गणेश्वर से, ऑप्शन नंबर डी है आहट से। तो मैं आपको बता दूं कि जो बनास संस्कृति है वो कहाँ से संबंधित हो जाएगी, तो आहट से संबंधित हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपको अपनी डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है आहट, वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बताएंगे आप सभी बच्चे कि विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आप सभी को पता है ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो वो अजमेर में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन जो संस्कृत महाविद्यालय था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अर्णोराज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अजयराज के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था, यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा या संस्कृत महाविद्यालय है उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। और विग्रहराज चतुर्थ कौन थे, तो ये चौहान शासक हो जाएंगे। 1191 से 1192 के त्रायन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था। क्या पूछ रहा है कि जो त्रायन का प्रथम युद्ध और 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान थे उसको मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ता था, वो शासक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है बिसलदेव, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि इन तीनों में से पृथ्वीराज कौन से थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी से 1191 से 1192 में युद्ध किया था, तो कौन होंगे, तो वो होंगे पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है उनके द्वारा 1191 से 1192 में मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़े गए थे, जिसमें 1191 में तो वो जीत गए थे और 1192 में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था। यानी कि अकबर के द्वारा जो नागौर में दरबार का आयोजन किया गया था वह कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1569 में, ऑप्शन नंबर बी है 1570 में, ऑप्शन नंबर सी है 1572 में, ऑप्शन नंबर डी है 1575 में। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा 1570 में नागौर में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा, तो होगा 1570। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, तो वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है अजमेर में वहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो नैनूराम है वो किस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए है बिजोलिया आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है बेंगू आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। यानी कि जो नैनूराम है वह बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वो है राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और किंकर के द्वारा किस स्थान पर किया गया था। ये प्रश्न तो आपको भी सीटी में देखने को भी मिला होगा कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यह कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है वर्धा में, ऑप्शन नंबर डी है सिरोही में। तो कहाँ पर किया गया था, तो ये वर्धा में किया गया था। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धा। यानी कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1919 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो है 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। यानी कि 18वीं शताब्दी थी जिसमें किस राजा ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। ऑप्शन नंबर ए है महाराणा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है महाराजा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डी है महाराजा मान सिंह। तो किसके द्वारा किए गए थे, तो किए गए थे सवाई जय सिंह के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वो इसका सही आंसर है। यानी कि सवाई जय सिंह के द्वारा 18वीं शताब्दी में राजपूत विवाह पुनर्विवाह के नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वो क्या है कि सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी वह कौन थे। यानी कि रामरासा की रचना जिस साहित्यकार के द्वारा की गई थी वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ऑप्शन नंबर बी है जुगल सरकार, ऑप्शन नंबर सी है अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिनके द्वारा रामरासा की रचना की गई थी।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। क्या बताना है, ये नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना है वो किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो कहाँ पर हुई थी, तो वो जोधपुर में हुई थी, यानी नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और आप अगर राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एवं कल्चर, इतिहास और राज्य व्यवस्था के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर लाइव, यानी कि हम 1:30 पर लाइव आते हैं और बच्चों को राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी और राष्ट्र व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। अगर आप भी उन क्वेश्चनों का आनंद लेना चाहते हैं तो जुड़ना हमारे साथ 1:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।